नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। कहा, कोविड बाद की नई विश्व व्यवस्था में भारत को विश्व नेता के रूप में उभरना चाहिए। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष आयोजनों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई। हरियाणा ने 1 जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने म्यांमार को 10 लाख से अधिक कोविड टीके सौंपे। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रतिबंधों से छूट के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का समर्थन किया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमारात से और अमेरिका और कनाडा की 32 टीमों की नेशनल हॉकी लीग का पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेने का फैसला। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे वाराणसी के कारखियों में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण फूड पार्क में बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। 30 एकड़ भूमि में फैली इस डेयरी के निर्माण पर लगभग 4 अरब 75 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इससे प्रतिदिन 5 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण की सुविधा होगी। श्री मोदी वाराणसी के रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी भी वितरित करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए अब बात करते हैं हमारे संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। सुशील, अमूल का ये बनास डेयरी संकुल किस तरह क्षेत्र के किसानों और दुग्ध उत्पादन से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाएगा? देखिए प्रियंका, ये काफी बड़ा प्लांट है और 1.5 साल बाद जब उम्मीद की जा रही है कि ये बनकर तैयार होगा तो दूध के अलावा लगभग 50,000 लीटर आइसक्रीम, 20 टन पनीर और तमाम डेयरी उत्पाद, मट्ठा, दही, लस्सी और 10,000 किलो के करीब मिठाइयां रोज यहाँ तैयार होंगी। बनारस के लोगों को एक पैकेट बंद दूध उच्च क्वालिटी का मिलेगा। इसके अलावा प्लांट में एक बेकरी यूनिट होगी, टेक होम राशन का प्लांट होगा जिसमें महिलाओं और बच्चों के लिए पोषक आहार भी तैयार होगा। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो इस परियोजना से पूर्वांचल के कई जिलों जैसे वाराणसी, जौनपुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ के लगभग 1000 गांवों को फायदा पहुंचेगा और उन्हें अपने दूध की एवज में लगभग 8 से 10,000 रुपए हर महीने की आमदनी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोगों को इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलेगा। तो इस पूर्वांचल के लिए ये एक तरीके से खास तौर पर ये बेल्ट जो है जहां जौनपुर के जाने वाले रास्ते पर ये स्थापित हो रहा है, आसपास की बेल्ट में भी पशुपालक लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उनके लिए ये एक तरीके से उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। प्रियंका।
जी सुशील, बड़ी संख्या में ये लोगों को लाभान्वित करेगा। और एक और जो प्लांट है रामनगर में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के लिए बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र, इसकी क्या खासियत है? देखिए प्रियंका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है और देश में इकलौता इस तरीके का बायोगैस प्लांट है जो किसी दूध उत्पादक प्लांट है उसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ सबसे खास बात यह है कि इसमें हर दिन लगभग 100 मीट्रिक टन गोबर से ईंधन और उसके बाई प्रोडक्ट यानी जो खाद है या और दूसरे उत्पाद हैं वो तैयार किए जाएंगे। सबसे खास बात है कि अभी तक गोबर जो कि कुछ मात्रा में तो इस्तेमाल होता था और बाकी मात्रा में वो कुछ हद तक प्रदूषण का भी कारक बनता था, तो उससे एक निजात मिलेगी और किसानों और पशुपालकों के लिए रोजगार का, आय का एक अवसर भी होगा। क्योंकि इसके लिए जो गोबर लिया जाएगा वो डेयरी प्लांट से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 2000 ऐसे किसानों से इकट्ठा किया जाएगा जिनके पास 2 से लेकर 4 तक पशु हैं। और इन किसानों को पहली बार गोबर का मूल्य 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण चीज है कि ईंधन बनाने की प्रक्रिया में जो बाई प्रोडक्ट तैयार होंगे उसमें खाद भी है, अन्य चीजें हैं, तो वो उनको उसी सप्लाई चेन के जरिए सब्सिडाइज रेट पर उन्हें मुहैया कराई जाएंगी। और ये ऐसा पहला डेयरी प्लांट होगा जो अपनी जरूरत का ईंधन गोबर से इस बायो प्लांट के जरिए तैयार करेगा, बायोगैस प्लांट के जरिए। तो रामनगर के इस डेयरी प्लांट के लिए ये बायोगैस प्लांट जो है वो बहुत उपयोगी है। जी प्रियंका। जी सुशील, ये भी एक इनोवेटिव पहल है, इसे कह सकते हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्र समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेता, अधिकारी, आध्यात्मिक गुरु, कलाकार और फिल्मी हस्तियों सहित राष्ट्र समिति के विभिन्न सदस्य बैठक में शामिल हुए। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे समय मनाया जा रहा है जब पूरा विश्व कोविड संकट से गुजर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट में हमें नई सीख दी है, नई चुनौतियां सामने रखी। कोविड के बाद के दौर में एक नई विश्व व्यवस्था में भारत को विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अवसर वर्ष 2047 में आजादी के शतवार्षिक समारोहों पर ध्यान केंद्रित करने का भी है। श्री मोदी ने कहा कि उस समय व्यवस्था और देश का भविष्य मौजूदा पीढ़ी के हाथ में होगा। आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं में कर्तव्य बोध जागृत करेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और अज्ञात योद्धाओं का योगदान हमेशा याद रखा जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे इस महीने की 28 तारीख को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए उत्सुक हैं। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि ये एक प्रगतिशील संस्थान है जिसने विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अपने भाषण के लिए सभी लोगों से narendramodi.in पर सुझाव देने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 सत्र के लिए नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि उचित औसत गुणवत्ता वाले नारियल यानी मिलिंग खोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 10,335 रुपये से बढ़ाकर 10,590 रुपये कर दिया गया है। वर्ष 2018 के बजट में केंद्र सरकार ने किसानों को लागत मूल्य का कम से कम 1.5 गुना MSP के रूप में दिए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज क्वालिटी की मिलिंग कोपरा के लिए 10,590 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग किए जाने वाली बाल कोपरा के लिए 11,000 रुपये प्रति क्विंटल का MSP निर्धारित किया गया है। ये MSP मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बाल कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 58% अधिक है। 2021 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित MSP 255 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 400 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को
ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौने भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्र समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। कहा, कोविड बाद की नई विश्व व्यवस्था में भारत को विश्व नेता के रूप में उभरना चाहिए। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष आयोजनों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई। हरियाणा ने 1 जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने म्यांमार को 10 लाख से अधिक कोविड टीके सौंपे। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रतिबंधों से छूट के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का समर्थन किया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमारात से और अमेरिका और कनाडा की 32 टीमों की नेशनल हॉकी लीग का पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लेने का फैसला। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में क्रिसमस और नववर्ष समारोहों पर रोक लगा दी है। प्राधिकरण ने इस बारे में जारी आदेश में सभी जिलाधीशों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करें कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान किसी प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम या अन्य आयोजन न हो। हरियाणा सरकार ने अगले वर्ष 1 जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोगों को कोविड टीका लगाने को प्रोत्साहित करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि जिन लोगों का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। 1 जनवरी से जिस भी व्यक्ति ने कोरोना की दोनों वैक्सीन नहीं लगाई होगी उसको किसी भी होटल में, रेस्टोरेंट में, बैंक्वेट हॉल में, मॉल में, किसी बैंक में, किसी दफ्तर में, रेल में, गाड़ी में या जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाले इलाके होंगे वहाँ पर उनको प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन हमने कल जारी कर, वैसे भी हमारी टीमें घर घर जाके लगा रही हैं, लेकिन अब ये कोरोना की आहट को देखते हुए ये कदम हमें उठाना पड़ा ताकि लोग खुद भी घरों से निकल कर आएं और वैक्सीन लगवाएं। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा लगभग 140 करोड़ तक पहुंच गया है। अब तक कुल 139 करोड़ 61,10,941 टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि कल 62,70,000 से अधिक टीके शाम 7 बजे तक लगाए गए। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के डेल्टा से अधिक खतरनाक होने के बारे में अभी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोविड तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान केरखोवा ने कहा कि अब तक उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है, लेकिन इसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। भारत ने म्यांमार को कोविड से संघर्ष में मदद के लिए 10 लाख से अधिक टीके दिए हैं। म्यांमार की 2 दिन की यात्रा पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कल म्यांमार रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भारत में बने कोविड टीके सौंपे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रतिबंधों से छूट के प्रस्ताव का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता बिना किसी बाधा के पहुंचनी चाहिए। India has supported the call of the international community that access to humanitarian assistance for Afghanistan should be direct and without any hindrance. Humanitarian assistance should be based on the principles of neutrality, impartiality and independence. And disbursement of the aid should be non-discriminatory and accessible to all, irrespective of ethnicity, religion or political belief. We welcome the provision in the resolution which calls for a review of the implementation of the humanitarian carve-out after 1 year. आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं
इस शानदार संघर्ष की झलक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज की कड़ी में हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा स्वामी श्रद्धानंद की, जिनका 1926 में 23 दिसंबर को निधन हो गया था। आर्य समाज के सन्यासी के रूप में स्वामी श्रद्धानंद ने दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रचार किया और 1920 के दशक में समाज सुधारों के लिए काम किया। उन्होंने 16 मई 1900 में गुजरावाला में गुरुकुल की स्थापना की, जिसे बाद में हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1919 में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान वे गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन में उतर आए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने में मदद की। गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया और जब एक सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाने की धमकी दी तो वे सीना तान कर खड़े हो गए और उसे गोली चलाने की चुनौती दी। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने हमेशा गरीबों की हालत में सुधार के लिए काम किया। महात्मा गांधी के शब्दों में, वे एक नायक की तरह जिए और एक नायक की तरह ही शहीद हुए। जिंदगी खाता गया अपनी और किसानों के सम्मान में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं। जय हिंद। स्वतंत्रता सेनानी पी कक्कन भी आज स्मरणीय हैं, जो 23 दिसंबर 1981 को हमें छोड़कर चले गए। वे कक्कन जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म 18 जून 1908 को मद्रास प्रेसिडेंसी में मेलूर में तुम्बईपट्टी में हुआ था। कक्कन ने अपने युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1939 में जब राज्य सरकार ने मंदिर प्रवेश अधिकार और क्षतिपूर्ति अधिनियम बनाया तो कक्कन ने मदुरई में समाज के निम्न वर्ग के लोगों के मंदिर में प्रवेश का नेतृत्व किया। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। 1946 में वे संविधान सभा के लिए चुने गए और 1946 से 1950 तक इसकी सेवा की। स्वतंत्रता के बाद कक्कन ने तमिलनाडु राज्य सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। हम महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं। भारत के 44वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अभिवादन करता हूं। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं, जिसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। लोकतंत्र की महिमा है, आपका आशीर्वाद है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं आज इस ऐतिहासिक लाल किले से आपको संबोधित कर रहा हूं। 23 दिसंबर को पीवी नरसिम्हा राव की पुण्यतिथि भी है। 28 जून 1921 को जन्मे नरसिम्हा राव ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। पीवी नरसिम्हा राव 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा थे। उन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्हें 1991 में आर्थिक सुधारों की नींव रखने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनः एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नरसिम्हा राव एक कुशल भाषाविद भी थे। राव की मातृभाषा तेलुगु थी, लेकिन उनका 8 भारतीय भाषाओं और 8 विदेशी भाषाओं पर भी उत्कृष्ट अधिकार था। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम ग्रीन इंडिया बियॉन्ड COP26 पर चर्चा करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP26 को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण का नया मंत्र दिया था, जिसमें उन्होंने जीवन शैली को पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण बताया था। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बीते 7 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। पेरिस में हुए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान किए हुए वादों को पूरा करने की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत, भारत ने हर एक स्तर पर कदम उठाकर देश के विकास को पर्यावरण हितैषी बनाने की पुरजोर पहल की है। यह इन्हीं पहलों का नतीजा है कि आज भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 40% बिजली बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान सुझाए गए 5 लक्ष्य पंचामृत से काफी बल मिलेगा। इसी के तहत भारत ने 2070 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 0 तक ले जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आकाशवाणी समाचार के लिए नई दिल्ली से भूपेंद्र सिंह। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आज भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमारात से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से शुरू होगा। चीन में कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण राष्ट्रीय हॉकी लीग ने पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पुरुष आइस हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को नहीं भेजने की पुष्टि की है। लीग के कमिश्नर गैरी बैटमैन ने कहा है कि 50 लीग खेलों के स्थगित होने के बाद अब ओलंपिक में भाग लेना व्यावहारिक नहीं है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहेगा। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में वर्षा और हिमपात की संभावना है। जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अलका, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी प्रियंका, कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से जुड़ी खबरों को अखबारों ने प्रमुखता दी है। जनसत्ता ने लिखा है 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचा ओमिक्रॉन। लोक सत्य ने बताया है कि देश में 213 मरीज सामने आने के बाद जिला स्तर पर संक्रमण से निपटने की तैयारी। राजस्थान पत्रिका के अनुसार प्रधानमंत्री आज कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है तकरार से शुरू और खत्म संसद सत्र समय से पहले स्थगित। हंगामे के कारण राज्यसभा के 50 घंटे और लोकसभा के 19 घंटे बर्बाद। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस से अलग होने के बाद अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पार्टी से सहयोग न मिलने पर नाराज। ट्विटर पर दर्द छलका, कहा बहुत हो गया, सब कुछ छोड़ने को कर रहा है मन। Z+ के लिए अब महिला कमांडो भी थामेंगी मोर्चा। जनसत्ता के अनुसार वीआईपी सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की पहली टुकड़ी तैयार। अमित शाह और सोनिया गांधी के लिए तैनात होगी पहली महिला टुकड़ी।
दैनिक जागरण की खबर है, चीनी मोबाइल कंपनियों पर आयकर छापे, भारतीय बाजार में बड़े हिस्से पर काबिज ओप्पो, शाओमी और वन प्लस दायरे में। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, अन्नदाता आप पर नाज है, बिना रुके बिना थके हर मौसम पसीने से फसलें सींचने के लिए शुक्रिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 870 करोड़ रुपए से अधिक की 22 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। राज्य के 20 लाख से अधिक लोगों को ग्रामीण आवासीय अधिकार रिकॉर्ड घरौनी भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। कहा, कोविड बाद की नई विश्व व्यवस्था में भारत को विश्व नेता के रूप में उभरना चाहिए। सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। दिल्ली सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नववर्ष आयोजनों में लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई। हरियाणा ने 1 जनवरी से बिना कोविड टीका लगवाए लोगों के सार्वजनिक स्थलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। भारत ने म्यांमार को 10 लाख से अधिक कोविड टीके सौंपे। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रतिबंधों से छूट के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव का समर्थन किया। दुबई में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमारात से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।